फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप्स हो गए इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, पोजीशन और पोजीशन रखते, इतना काम हो गया। ठीक है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन है आपकी इसमें, उसको भी आप जान लो। जैसे कि अगर हमारे पास में एक फंक्शन है एफ एक्स, और हम इस फंक्शन से पहले साइन लिख दें, आप क्या कहोगे? आप यही तो कहोगे कि फंक्शन पर साइन लगा दिया, फंक्शन पर साइन, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट लॉग प्लस माइनस इनटू, ये सब बेटा ऑपरेटर कहलाते हैं, इनटू, डिवीजन, माइनस, प्लस, ब्रैकेट, लॉग, साइन, कॉस, ये सब ऑपरेटर कहलाते हैं। तो आप ये कहोगे कि फंक्शन एफ एक्स पर साइन ऑपरेटर लगा दिया, ऑपरेटर लगा दिया। तो ऐसे जितने भी ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, हम कुछ भी कर सकते थे, लॉग लगा सकते थे। तो ऐसा ही एक ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर का नाम है डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर। ये डेल ऑपरेटर करता है, डेल ऑपरेटर डिफरेंशिएशन करता है। दिस ऑपरेटर मेक डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन करता है, डिफरेंशिएशन। डेल ऑपरेटर दिखता कैसा है? तो डेल ऑपरेटर बराबर होता है आई कैप डी डी एक्स प्लस जे कैप डी डी वाई प्लस के कैप डी डी जे, ऐसा रहता है। कई बार आप इसको ऐसा लिखा हुआ भी देखोगे, आई कैप डेबर बाई डेबर, थोड़ा डी को, और यहां पर जे कैप डेबर डेबर बाई, और के कैप डेबर बाई डेबर, ऐसा भी आप लिखा हुआ देखो। तो जैसे आपने बहुत सारे ऑपरेटर्स पढ़े हैं, ऐसे एक ऑपरेटर डेल ऑपरेटर भी है, और ये क्या करता है? ये डिफरेंशिएशन करता है। और आप समझ पा रहे होंगे कि अब इस डेल ऑपरेटर के पास में जब हमने इसको ओपन किया तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, z के रेस्पेक्ट। इसका मतलब है डेल ऑपरेटर जिस किसी के ऊपर भी अप्लाई होगा उस फंक्शन में हमें क्या मिलेंगे? x y z मिलेंगे। अगर एक फंक्शन ऐसा हम बना दें, ध्यान देना, u इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस y की पावर 4 प्लस z की पावर 6, तो आपने देखा कि इस वाली इक्वेशन में x भी है, y भी है और z भी है। तो हमने कहा तीनों देख रहे हो, x y z तीनों, अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना हो तो एक बार आप अलग से x के रिस्पेक्ट में करो, फिर अलग से क्या करो? y के रिस्पेक्ट में करो, और फिर एक बार क्या करो? z के रिस्पेक्ट में करो। आपके पास एक रास्ता तो ये है, और एक रास्ता ये है कि आप इस फंक्शन में किसको अटैक कर दो? डेल ऑपरेटर को। डेल ऑपरेटर का इस फंक्शन में इस्तेमाल कर दो, तो ये x और y और z तीनों के रिस्पेक्ट में क्या कर देगा? डिफरेंशिएशन कर देगा। ठीक है, कैसे करेगा वो भी बताएंगे, सिखाएंगे। अच्छा, अगर डेल ऑपरेटर के साथ, ये डेल ऑपरेटर है और इसके साथ में आपने कोई स्केलर फिजिकल क्वांटिटी लिख दी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर समझते हो ना? स्केलर जिसके पास में डायरेक्शन नहीं होती, अदिश। आप स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या लिख सकते हो? एनर्जी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे कि हमने डेल ऑपरेटर लिखा और यहां पर लिख दिया एनर्जी, और स्केलर वाली फिजिकल क्वांटिटी लेके आओ, डेल, यहां पे लिख दिया स्पीड, स्पीड। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी अगर आपने लिख दी तो
डेल ऑपरेटर के साथ अगर आपने स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को लिख दिया, इसको पढ़ते हैं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ये सारी बातें आपके मैकेनिक्स में आगे जाके यूज होनी है, कभी भी आप इनको जानो। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, जैसे इसको कैसे पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा ग्रेडियंट ऑफ एनर्जी, ग्रेडियंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी। इसको पढ़ा जाएगा ग्रेडियंट ऑफ स्पीड, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड। ठीक है, सारी बातें जो पहला पॉइंट आपका ये हो गया, डेल ऑपरेटर से अपनी मुलाकात कर लीजिए। दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया कि दिस ऑपरेटर मेक द डिफरेंशिएशन, इसका काम है डिफरेंशिएशन करना। तीसरा पॉइंट ये दिखता कैसा है, ऐसे दिखता है, कहीं डी डी एक्स ना लिखा हो, डेवर बाई डेवर एक्स लिखा हो, इसको ऐसे पढ़ते हैं डी डी एक्स, डी डी एक्स, ऐसे पढ़ सकते हो। और ये जो लिखा है इसको पढ़ते हैं डेवर बाई डेवर एक्स। अब दोनों में डिफरेंशिएट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब समझते हो आप? जैसे कि अगर कोई ऑपरेटर कहता है कि मुझे तो केवल एक्स से मतलब है, बाकी दुनिया की सब चीजें मेरे लिए क्या है, कांस्टेंट। आपको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे मान लो कि u बराबर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, और ये वाला ऑपरेटर गया डेवर बाई डेवर एक्स, तो डेवर बाई डेवर एक्स वाला ऑपरेटर इधर भी लगाया और डेवर बाई डेवर वाला ऑपरेटर इधर भी लगा दिया। ये देखिए, तो ये जो ऑपरेटर होता है डेल ऑपरेटर में, डेल ऑपरेटर में जो ये डी डी एक्स होते हैं या तो डेवर बाई डेवर एक्स होते हैं, बड़े मतलबी हैं। इनको केवल अपने से मतलब है, यानी एक्स से मतलब है। तो डेवर बाई डेवर को केवल किससे मतलब है, एक्स से। उसके लिए ये चीजें क्या है, कांस्टेंट। वाई जेड 3 बाहर कर दिया जाएगा और डेवर बाई डेवर एक्स एक्स की पावर 2, वाई 2 जेड 3 और ये आ जाएगा 2x। इसी तरीके से डेवर बाई डेवर वाई को केवल किससे मतलब है, वाई से, बाकी सब चीजें उसके लिए क्या है, कांस्टेंट। और डेवर बाई डेवर जेड को किससे मतलब है, केवल जेड से, बाकी सब चीजें क्या है, कांस्टेंट। तो डेल ऑपरेटर का जो डी डी एक्स है ना, वो केवल एक्स से मतलब रखता है। डेल ऑपरेटर का जो डी डी वाई है वो केवल वाई से मतलब रखता है, और डेल ऑपरेटर का जो डी डी जेड है वो केवल जेड से मतलब रखता है। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाई अगर आप यहाँ पे डी डी एक्स लिखोगे तो डी डी एक्स तो पहले भी आ चुका है, जो कि x से भी मतलब रखता था, y से भी मतलब रखता था और z से भी, तो थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। इसीलिए कुछ लोगों ने डेल ऑपरेटर में इसको ddx ना लिख करके क्या कर दिया, डेवर बाई डेवर एक्स। जब लोग पूछेंगे चेंज के पीछे रीजन क्या है, तो वो यही बताएंगे इस वाले ddx को डेवर बाई डेवर एक्स को केवल किससे मतलब है, x से। सिमिलरली इसको केवल किससे मतलब है, y से। इसको किससे मतलब है, z से। जैसे मान लो अगर हम इसी को, इसको अगर हम x के डेवर बाई डेवर एक्स के साथ इसको इंगेज कर दें, तो यहां देखो डेवर बाई डेवर एक्स, तो डेवर बाई डेवर एक्स यहां पर भी आएगा और डेवर बाई डेवर एक्स यहां पर भी आएगा और डेवर बाई डेवर एक्स यहां पर भी आएगा। तो हम जानते हैं पहले से कि कोई भी ऑपरेटर अगर आ रहा है तो अगर वहां पे बहुत सारे प्लस और माइनस के लोग हैं तो फिर अलग अलग सबके पास जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि तो आपको पता है कि डेवर बाई डेवर को, डेवर बाई डेवर एक्स को केवल किससे मतलब है, एक्स से। एक्स नहीं दिखा तो उसने क्या कहा, कांस्टेंट है, और इसका भी क्या हो जाएगा, जीरो। और बाकी इसका डिफरेंशिएशन जैसे आप करते हैं वो 3x² वैसे हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना बात? तो एक तो ये बात आप जान लो कि भाई ग्रेडियंट क्या होता है, नंबर 4। अब नंबर 5 पे क्या करते हैं, आपके पास में डेल ऑपरेटर है, ये रहा डेल ऑपरेटर, और फिर आपने यहां पर लगाया वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी।
इस जगह पर आपने वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी लगा दी। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आप समझते हैं ये सदिश होती है, इसमें डायरेक्शन होती है, और यहां पे बीच में डॉट लगा दिया, डॉट। तो इसको पढ़ा जाता है डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। डाइवर्जेंस कि हमने वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का डाइवर्जेंस ले लिया। तो सोचते हैं कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास में कौन कौन सी, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि फोर्स, फोर्स एक वेक्टर है, और मैंने डेल ऑपरेटर के साथ में डॉट लगा के फोर्स लिख दिया, तो ये डाइवर्जेंस ऑफ फोर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डाइवर्जेंस ऑफ फोर्स। और 6 नंबर पॉइंट जो है कि आपके पास में डेल ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर है, और फिर आपके पास में वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी सदिश वाली भौतिक राशि है। और अब आपने इनके बीच में लगा दिया क्रॉस, तो अब इसको पढ़ते हैं कर्ल ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इसी मैकेनिक्स में आप एक चैप्टर जब आएगा तो इसमें आपको ये सब यूज करना पड़ेगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उसका कर्ल कैसा होता है? जीरो होता है। तो अब आपको कर्ल नहीं पता, ये सारे के सारे मैथमेटिकल फिजिक्स के टर्म हैं, लेकिन आपके अपने मैकेनिक्स में यूज होंगे, तो आपको जो है पता होना चाहिए ना। जैसे कि एक स्टेटमेंट होता है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट ले लिया जाए, अगर पोटेंशियल एनर्जी का क्या ले लिया जाए? ग्रेडियंट ले लिया जाए, तो वो क्या बन जाता है? फोर्स बन जाता है। तो अब वहां पे जब ये चीज लिखी होगी कि ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड फोर्स, तो अब तुम समझ पाओगे ना कि क्या बताया गया कि ग्रेडियंट का मतलब होता है कि इस ऑपरेटर को किसके साथ लगाना है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के साथ। और पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? स्केलर है। कहीं पर आपसे कहा जाए कि हमने डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी निकाला है, अब आपको पता है ना कि डाइवर्जेंस का मतलब है डेल ऑपरेटर होगा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगी, और बीच में क्या लगा होगा? डॉट। कहीं पर कहता है कि हमने तो कर्ल निकाला है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का क्या निकाला है? कर्ल। तो इसका मतलब है कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगी, डेल ऑपरेटर होगा, बीच में क्या लगा होगा? क्रॉस। और इनको करते कैसे हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे, नोट करिए कैसे करते हैं वो हम लोग बाद में देख लेंगे। तो साइंस स्टूडेंट की जो दुनिया है ना वो ऑपरेटर से भरी पड़ी है। आपने बहुत सारे ऑपरेटर्स पढ़े हैं और बहुत सारे भी ऑपरेटर्स आपको पढ़ने हैं। ट्यून्ड होइए इस ऑपरेटर्स को लेकर के। इसी डेल पे स्क्वायर लगा दो बेटा, ऐसे स्क्वायर लगा दो, जैसे ही डेल पे स्क्वायर लगाओगे तो बन जाता है लाप्लास ऑपरेटर। डेल का स्क्वायर क्या बनता है? लाप्लास ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर में आने वाला ddx, और जो तुमने अपने प्रीवियस क्लासेस में जो ddx पढ़ा है, डेल ऑपरेटर में आने वाला dy, डेल ऑपरेटर में आने वाला ddz बड़े मतलबी होते हैं। इनको केवल उन्हीं से मतलब है जिनके लिए ये बात कर रहे हैं। dy को केवल y से मतलब होगा, बाकी दुनिया कांस्टेंट है, और ddz को केवल z से मतलब होगा, बाकी सब कांस्टेंट है। तो संबंध से कि चलो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ddx dy ddz ना हटाएं भाई इसे। तो अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, जरा जल्दबाजी में नहीं, आंसर सही आना चाहिए, जल्दबाजी में बताइए। आपने पिछली वाली क्लास में पोजीशन वेक्टर पढ़ लिया, तो पोजीशन वेक्टर को हमने r से लिखा था, और इसको जब हम लिखते हैं तो x कोऑर्डिनेट i है, y कोऑर्डिनेट j है, और z कोऑर्डिनेट k है। ये ऐसे लिखते हैं। तो आप मुझे बताओ कि मैं पोजीशन वेक्टर का ग्रेडियंट निकालना चाहता हूं,
ग्रेडियंट ऑफ पोजीशन वेक्टर। निकलेगा या नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि ग्रेडियंट तो केवल किसके साथ है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के साथ है, लेकिन डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं। तो अगर मुझसे डाइवर्जेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर निकालने को कहा जाए तो बहुत आसान है। देखिए डेल डॉट आर, अब डेल का मतलब है आई डेवर डेवर एक्स, जे डेवर डेवर वाई और के डेवर डेवर जेड, डॉट, और आर का मतलब हो गया एक्स आई वाई जेड और जेड के। थोड़ा सा आप इसको देखें तो आप देखेंगे कि ऑपरेशन के जो तरीके हैं वो बिल्कुल वैसे जैसा हमने सीखा है। अब यहाँ पर दो ब्रैकेट्स हैं, पहले ब्रैकेट्स में भी आई और जे और के वाले लोग हैं और दूसरे ब्रैकेट में भी आई जे के लोग हैं और बीच में डॉट लगा है। तो आपकी अपनी पुरानी जो नॉलेज है उसके बेस पर अगर हम देखें तो डॉट में आई के साथ होता था, जे के साथ होता था और के के साथ होता था। वही यहाँ पर भी हो, आई के साथ, जे के साथ, के साथ। देखें क्या आ जाएगा, डेल डॉट आर आ जाएगा, आई और आई के साथ मिलके 1 बना देंगे। यहाँ क्या रह जाएगा, डेवर डेवर एक्स, एक्स की पावर 1, और डेवर डेवर वाई, वाई की पावर 1, और डेवर डेवर जेड, जेड की पावर 1। कोई समस्या इसकी? और फिर आपको पता है कि जैसे x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन होता है 1, ऐसे ही इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो कितना आ गया? 3 आ गया। तो पोजीशन वेक्टर का जो डाइवर्जेंस है वो आपने क्या निकाल लिया? और आपने देखा कि डाइवर्जेंस निकालने के लिए सिंपली जो डॉट प्रोडक्ट का रूल है वही यूज होता है, आई के साथ, जे के साथ और के साथ। ठीक है ना? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, पोजीशन वेक्टर, इतना काम हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, अगर हम ये कहें कि भाई किसी भी पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ बदल रही है, जैसे कि ये एक पार्टिकल है तो इसका कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, कोऑर्डिनेट भी होगा, तो ये रहा इसका पोजीशन वेक्टर आर। और अगर ये टाइम के साथ बदल रहा है तो वेलोसिटी क्या होती थी? वेलोसिटी को आप v से लिखते थे और इसका फंडा होता था डिस्प्लेसमेंट और अपॉन में क्या? टाइम। ये फंडा था। तो वेलोसिटी निकालने के लिए विस्थापन में टाइम को यानी समय से डिवाइड कर देते थे। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है इसी को ही डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन वेक्टर का जो डिफरेंस है वो डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये पार्टिकल यहां था, मान लेते हैं इसका नाम P है, और कुछ समय बाद ये यहां से यहां पहुंच गया, P डैश पर पहुंच गया। तो भाई नया पोजीशन वेक्टर क्या हुआ? ये हुआ। सपोज कर लेते हैं नए वाले पोजीशन वेक्टर का नाम R डैश है। अब हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप बताओगे ना डिस्प्लेसमेंट कितना है? PP डैश। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? PP डैश। डिस्प्लेसमेंट क्या था? इनिशियल ये पहले यहां था और बाद में वो यहां पहुंच गया और फाइनली यहां पहुंच गया। तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन की जो डेफिनेशन थी वो ये, इनिशियल से फाइनल तक का जो वेक्टर होता है उसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो आपका जो PP डैश होगा वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें ट्राइंगल का नियम लगा दो, ट्राइंगल का लो। देखो एक वेक्टर यहां से यहां, दूसरा वेक्टर यहां से यहां, बराबर क्या होगा? तीसरा वेक्टर। यानी कि अगर मैं इसको O नाम दे दूं तो जो सदिश में वेक्टर में जो ट्राइंगल वाला नियम होता था, लॉ ऑफ ट्राइंगल, कि अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है तो तीसरा वाला वेक्टर इन दोनों का क्या होता है? टोटल। याद आए? तो यहां पर देखो दो वेक्टर यहां से यहां और फिर यहां से यहां, ये दो वेक्टर ये वाला और ये वाला सेम ऑर्डर में है, यानी कि वेक्टर OP
और वेक्टर PP डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP डैश हो जाएगा। तो यहां से OP वाला वेक्टर तो R है और PP डैश OP डैश कितना है, R डैश, सही है। तो यहां से आप देखो PP डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R डैश माइनस का R, यानी पोजीशन वेक्टर को ही तो आप डिफरेंस कर रहे हो यहाँ पर। R डैश क्या है, नया वाला पोजीशन वेक्टर, और R क्या है, पुराना वाला। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे निकल के आ गई, अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, विस्थापन पूछा जाए, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है फाइनल का पोजीशन वेक्टर, बाद वाला पोजीशन वेक्टर, और माइनस में क्या, इनिशियल वाला पोजीशन वेक्टर, इनिशियल वाला पोजीशन वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्यूचर के लिए। जैसे हम आपसे कहें कि एक पार्टिकल है जिसका नाम A है और इसका पोजीशन वेक्टर है 3i2j प्लस का 4k, और 10 सेकेंड बाद इसी A का पोजीशन वेक्टर हो गया 9i4j माइनस का 11k। तो पहले पोजीशन वेक्टर ये था और बाद में ये हो गया, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो फिर से ये सारा काम नहीं करना है। अब हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट PP डैश क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो PP डैश बराबर R डैश क्या है, बाद वाला पोजीशन वेक्टर, और R क्या है, पहले वाला। तो आप वही फंडा लगा देना कि डिस्प्लेसमेंट बराबर बाद वाला माइनस का पहले वाला, बाद वाला ये, तो इससे इसको क्या कर देंगे, माइनस। अच्छा, ये जो डिस्कशन चल रहा है, तो किसी ने कहा कि भाई ऐसा है ना, जब पोजीशन वेक्टर और पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस है, तो आप इसको डेल्टा R लिख लो, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखो यहां से वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है वो आ गई डेल्टा R बाई, और टाइम के डिफरेंस को किससे लिख लिया, डेल्टा T। ये डेल्टा R क्या है, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस। कैलकुलस में आप इसको किससे लिखोगे, D से। भाई कैलकुलस में डेल्टा नहीं चलता, क्या चलता है, D। तो यहां पर आप लिखोगे dr बाई dt। क्लियर है इतनी बात। कैलकुलस में आप इसको कैसे लिखोगे, dr बाई dt। तो जिस क्लास में अब आपको वहां पर क्या चलते हैं, कैलकुलस चलती है, तो आपकी जो आदत होनी चाहिए वो कैसे चाहिए, कैलकुलस वाली। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए वेलोसिटी को लिखो, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो गया dr बाई dt। क्लियर है ये बात। तो वेलोसिटी बराबर आ गया dr बाई dt। अब dr बाई dt को अगर हम पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे, dr बाई dt को पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएशन। भाई अगर मैं ऐसे लिखूं ddx लगा और यहां डाल दूं ddx ऑफ l, तो आप इसको पढ़ोगे l का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली यहां पर क्या है, पोजीशन वेक्टर, और dt का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी बराबर हो गया, वेलोसिटी बराबर हो गया पोजीशन वेक्टर का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। क्लियर इतनी बात। और आगे चलते हैं। अगर हम त्वरण के बारे में लिखना चाहें, अगर हम त्वरण के बारे में लिखना चाहें ए, तो ये होता है बेटा वेलोसिटी का चेंज अपॉन में क्या, टाइम का चेंज। वैसे अगर आप डेल्टा लगा के लिखोगे तो अब जिस क्लास में आप हैं वहां डेल्टा वाली आदत छोड़िए। कैलकुलस में अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, dv बाई dt, ऐसे लिखोगे। तो यहां से a इज इक्वल टू आ गया ddt, और v, चलो एक बार पहले इसको लिख दिया जाए v, फिर चेंज करें। a इज इक्वल टू हो गया ddt, और v की जगह पे लिख सकते हैं ddt, इसका r का। यहां पे ddt 2 बार आ गया ना, और आपको पता है कि ऐसे लिखा जाएगा d3 dx3, इसका मतलब क्या है, ddx कितने बार आएगा, 3 बार आएगा। तो इसी तरीके से ddt 2 बार आ गया, तो इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू d2 अपॉन dt2, और इसका r का। तो इसको हम समझें कैसे कि पोजीशन वेक्टर का
टाइम के रिस्पेक्ट में क्या किया जाए, 2 बार डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन। ये भी जरूरी है, ये जानना भी जरूरी है। अगर आपके पास में वेलोसिटी है, आपके सामने वेलोसिटी है, तो अगर आपके सामने वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को केवल एक बार डिफरेंशिएट कर दो टाइम के लिए, क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। लेकिन अगर आपके पास में क्या है, पोजीशन है, तो पोजीशन को टाइम रिस्पेक्ट में कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार। ठीक है, इतनी बार। ये आपका एक्सेलरेशन है। ठीक, क्लियर नहीं बात, नोट करिए। वेलोसिटी हमने जान लिया कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन जान लिया कि एक्सेलरेशन क्या है। ये आपको एक बार करके दिखाया कि आप देखें तो ये जो रूल्स होते हैं डाइवर्जेंस के, कर्ल के, ऑपरेशन जो रूल होते हैं वो अलग नहीं है। जैसे डॉट प्रोडक्ट रूल था तो यहां पर भी चलता है, कर्ल के केस में क्रॉस प्रोडक्ट रूल चलेगा। आपसे पूछा जाए वेलोसिटी क्या है तो आप ये डायग्राम बनाइए और वेलोसिटी बता दीजिए। आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन क्या है तो बस यहां से यहां पर 2 बार पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, ऑकलन कर दीजिए उसका, बन जाएगा एक्सेलरेशन, थोड़ा बन जाएगा। वेलोसिटी अगर है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करने से बन जाता है। ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास में फाइनल वाला पोजीशन वेक्टर है और इनिशियल वाला पोजीशन वेक्टर है तो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, ये भी रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे डिस्कशन से जो रिजल्ट निकल के आए हैं जरा मैं उनको समराइज करता हूँ, फिर 1-2 क्वेश्चंस लेता हूँ और इसके फिर एप्लीकेशन भी करते हैं। एक तो हमें मिल चुका है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल वाला पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल वाला पोजीशन वेक्टर। एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया। दूसरा हमको मिल चुका है वेलोसिटी v इज इक्वल टू dr बाई dt। dr बाई dt को पढ़ा जाएगा पोजीशन वेक्टर r का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। और तीसरा एक्सेलरेशन त्वरण बराबर, एक तो मिला है dv बाई dt और dv बाई dt को पढ़ेंगे वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष। और यहीं पर हमको ये भी मिल चुका है a बराबर d2 r बाई dt2। इसको पढ़ेंगे r यानी पोजीशन वेक्टर का टाइम के साथ, चाहे तो ये को टाइम के साथ, या ये कह सकते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, या ये कह सकते हो विद रिस्पेक्ट टू, 2 बार डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन। ये सारी बातें जब हमें पता होगी तो हल्के फुल्के क्वेश्चंस आपके हो गए। जैसे r बराबर है t3i कैप 2t स्क्वायर j कैप प्लस t की पावर 5 k कैप।
पोजीशन वेक्टर दिया गया। ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम किसी का भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो वो टाइम पे डिपेंड होना चाहिए ना, क्यों भाई? जैसे हमने यहाँ पर देखो क्या लिखा है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हिम्मत कब आएगी? जब वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी? टाइम पर डिपेंड करेगी। हमने यहाँ पर लिखा कि r का डिफरेंशिएशन 2 बार विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हिम्मत तब मिलेगी जब r जो है टाइम पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर आप देखो इस क्वेश्चन में r किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पर डिपेंड कर रहा है। और मुझसे पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पूछा गया, त्वरण पूछा गया एट t बराबर 2 सेकंड। तो आप इसका केवल कॉन्सेप्ट बता दो कि पोजीशन वेक्टर अगर दिख रहा है और a निकालना है तो कितने बार डिफरेंशिएशन? 2 बार। 2 बार कैसे करेंगे? पहले एक बार कर लें, पहले जब एक बार करेंगे तो लेफ्ट में dr/dt होगा, आना बोलो भाई। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 3t² i है, क्लियर है सभी को? इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2t² यानी कि बन जाएगा 4tj है। इसका कितना आएगा? 5t⁴k। अभी तो ये एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, एक बार और कर लो। जब एक बार और करोगे तो लेफ्ट हैंड में क्या बनेगा? d2r/dt2। समझ पा रहे हो ना बात को? तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा? 6ti। इसका करोगे कितना आएगा? 4j। इसका करोगे तो आएगा 20t3k। अब ये जो है ये एक्सेलरेशन आ गया, तो ये 6ti प्लस 4j प्लस 20t3k। अब क्वेश्चन कहता है कि आपको t बराबर कितना लेने की परमिशन है? t बराबर 2 सेकंड आप ले सकते हो। जहां जहां पे आपको t दिख रहा है वहां पे क्या कर दो? 2 सेकंड कर दो। तो यहाँ पे t की वैल्यू 2 सेकंड डालो, t की जगह पे 2 लिखोगे, यहाँ पे t की जगह पे 2 लिखोगे। जब ये काम करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 12i प्लस 4j और ये 8 2 जा 16 160 ये आंसर। आगे अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर वो वेलोसिटी पूछते तो हम अपने इस r को क्या करते हैं? एक बार डिफरेंशिएट करते। ये देखो, यानी ये जो dr/dt निकला है ये क्या चीज है? वेलोसिटी। ये क्या चीज है? वेलोसिटी। तो ऐसे हल्के फुल्के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, कर ले जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चंस। इधर देखिए, इधर ये फ्री हो गया, इधर बिजी तो नहीं? इसको करो, कुछ काम पहले और करा दें, फिर उसके बाद आप नोट करिएगा, बता देना जहां तक। इसके बाद में हमारे पास में है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन सी है? इक्वेशंस ऑफ मोशन v बराबर u प्लस at। वेक्टर में लिखो तो ऐसे लिखा जाएगा v बराबर u प्लस at। a पर वेक्टर लगेगा t टाइम, फिर है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर आप यहां तक आ जाए तो फिर थोड़ा सा अपने आप को समझ लें। वेक्टर में लिखोगे तो ऐसे आएगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जो लोग वेक्टर हैं एरो केवल उन्हीं पर लगाओगे। s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, वो वेक्टर होता है, s पर वेक्टर लगेगा। u यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर होती है, टाइम तो होता नहीं है, और a यहाँ पर एक्सेलरेशन है इसलिए। और ये है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अगर आप वेक्टर में लिखोगे तो v डॉट v और यहाँ पर u डॉट u और यहाँ पे 2a डॉट s। सब जानते हैं कि अगर हम लोग l डॉट l लिखें तो क्या मतलब होगा l स्क्वायर। अगर कोई वेक्टर अपने के ही साथ में डॉट प्रोडक्ट करता है तो क्या बन जाता है? स्क्वायर ऑफ l। ये नहीं जानते तो जान लो, जैसे v स्क्वायर लिखा है ना,
मतलब है v डॉट v। तो v डॉट v का मतलब क्या होगा, स्क्वायर। जैसे कोई भी वेक्टर हो, आपने वेक्टर p ले लिया, तो p डॉट p का मतलब क्या है, p स्क्वायर। तो ये p क्या चीज है, वेक्टर p की वैल्यू। p डॉट p का मतलब हो गया वेक्टर p की वैल्यू का स्क्वायर। तो अगर आप इनको तीनों इक्वेशंस को वेक्टर में लिखते हो तो इस तरीके से लिखोगे। ये तीनों की तीनों जो हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन काम कब करती हैं, कब वैलिड है। ऑल वैलिड जब त्वरण कांस्टेंट हो। कांस्टेंट ये तभी काम करेंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, टाइम के साथ ना बदल रहा हो। जैसे मान लो किसी मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है, तो लगातार कितनी बनेगी, 10। ना 8 हो ना 7 हो, 10 मींस 10। टाइम के साथ अगर एक्सेलरेशन बदलेगा तो ये आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तब हेल्प कौन करेंगे, ये हेल्प करेंगे। ये हमेशा काम करते हैं, चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और या बदले, ये हमेशा काम करते हैं। लेकिन जो ये वाले रिजल्ट्स हैं ये केवल तभी काम करते हैं जब एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट। और इन सभी रिजल्ट्स को हमें यहां से बनाना है, इनकी हेल्प से बनाना है। तो बनाया जाए, सबसे पहले v बराबर u प्लस kt को बनाते हैं। v बराबर u प्लस kt, इसको बनाते हैं। तो कैसे बनेगा, यहां से बनेगा। इस रिजल्ट को ले लिया, वेलोसिटी, इस रिजल्ट को ले लिया, नंबर 3 को देखिएगा ध्यान से। a इज इक्वल टू है dv अपॉन dt, ये है। चलो अच्छा वेक्टर हटा लेते हैं, तो a बराबर क्या होगा, dv बाई dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dv बराबर क्या होगा, a dt, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन dv और यहाँ इंटीग्रेशन dt, डिसाइड करते हैं समय को। तो यहां पर टाइम है, छोटा सा टाइम, जब टाइम 0 था, तो जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी, u। इनिशियल वेलोसिटी क्या लेके चले थे, u। तो टाइम 0 पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u। और फिर जब टाइम 0 से बढ़ करके t हो गया, उस समय वेलोसिटी u से बदल के क्या हो गई, v हो गई। ठीक है, ये बात अब ध्यान देना, ये बन गया u से v dv, और ये बन गया a 0 से t dt। अब ये हिम्मत में कहां से मिली कि a को हम बाहर कर दें, क्योंकि क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। और चाहे इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो या फिर डिफरेंशिएशन हो, कांस्टेंट हमेशा क्या हो जाते हैं, बाहर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमने a को इंटीग्रेशन से बाहर क्यों किया, क्योंकि a फॉर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, इसलिए बाहर किया। अच्छा, और आगे चलते हैं। अकेले dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और फिर लिमिट्स होती हैं x की इनिशियल वैल्यू और x की फाइनल वैल्यू। तो फिर हम लोग पहले x की जगह पे फाइनल लिखते हैं और बाद में क्या लिखते हैं, इनिशियल, याद है ना। तो यहाँ पर भी काम करो। अकेले dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v, और इनिशियल वैल्यू है आपकी u, फाइनल वैल्यू है v इज इक्वल टू a। अकेले dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, इनिशियल वैल्यू 0 और फाइनल आपका dt। लगा दो लिमिट्स, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां से आ जाएगा v माइनस u और यहां से आ जाएगा a t माइनस 0। तो ये v माइनस u इज इक्वल टू आ गया a t, तो v इज इक्वल टू a t प्लस u, यानी v इज इक्वल टू क्या, u प्लस a t। अगर वेक्टर लगाने का मन कर रहा है तो लास्ट में वेक्टर लगा दो, जिन लोगों के ऊपर वेक्टर्स हो सकता है। हो गया, ठीक है, क्लियर है ना बात। अब हमें दूसरी इक्वेशन प्रूव करनी है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
यहाँ की क्या कंडीशन है, ये लिखा हुआ है हमने, नोट कर लो पहले। दूसरी वाली इक्वेशन अब निकाल ली है, और फिर तीसरी इक्वेशन ये नीचे। अच्छा, तुम क्या सीक्वेंस से नहीं चल रहे हो क्या? इस समय तुम यहाँ पर ये और ये वाली बातें सब नोट कर लो। हाँ तो सीक्वेंस से नहीं चल रहे हो ना, ऐसे पर चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो कभी भी नोट कर सकते हो। अब निकालते हैं ये वाली इक्वेशन, दूसरी वाली। अब दूसरी वाली इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको जरा देखते हैं ये कैसे आएगा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको निकालना। तो ये वाला इक्वेशन लिया, जो रिजल्ट था वहां से v इज इक्वल टू था dr बाई dt, dr बाई dt। आप चाहो तो हटा दो वेक्टर, dr बाई dt ऐसे वेक्टर लगा रखे तो वो भी कोई समस्या नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया dr, यहाँ से आ गया v dt, इंटीग्रेशन किया। जब इंटीग्रेशन किया v dt, और जो लोग वेक्टर के साथ चल रहे हैं तो देखो वेक्टर के साथ जो लोग चल रहे होंगे उनमें क्या डिफरेंस होगा। ये देखिए वेक्टर के साथ ध्यान देना dr, और v को हमने ब्रेक कर दिया क्या u प्लस ए टी। तो वेक्टर के साथ भी अगर आप चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं है। यहां से आए तो आ गया dr। अब टाइम आ चुका है कि हम लिमिट्स डिसाइड करें। पहले क्या था, तब सिचुएशन कैसी थी, dt माने टाइम, पहले कितना था 0। तो जब टाइम 0 था उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना था, r इनिशियल, r इनिशियल। फिर टाइम 0 से जब t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, r फाइनल। ये जो आप देख रहे हो dr में, ये r क्या है, पोजीशन वेक्टर। 0 टाइम वाला पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इनिशियल, और t टाइम के बाद वाला क्या होगा, फाइनल। यहां का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा r, और ये हो जाएगा r इनिशियल और r फाइनल। यहां देखिए क्या होगा, 0 से t u dt प्लस 0 से t a dt। सही है इतनी बात, a t dt, a t dt, a t dt, ठीक है। तो यहां पर जो रिजल्ट आया लेफ्ट हैंड साइड में, दैट विल बी r फाइनल माइनस r इनिशियल। जब लिमिट्स लगा दोगे तो पहले फाइनल फिर माइनस करके इनिशियल। ये तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस तरीके का बन जाएगा, r फाइनल माइनस का r इनिशियल इज इक्वल टू। अब देखिए इस वाले इंटीग्रेशन में u को हम बाहर फेंक दे रहे हैं। रीजन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हमारी मर्जी है तो हमने बाहर फेंक दिया।
u को हमने बाहर फेंक दिया। इस वाले इंटीग्रेशन में हम a को बाहर फेंक देना। अब रीजन क्या है, बाद वाले का तो रीजन पता ही हो चुका होगा क्योंकि a क्या है, कांस्टेंट, इसलिए बाहर आ गया। और बेटा जो इनिशियल होता है वो हमेशा ही कांस्टेंट होता है, इनिशियल कभी नहीं बदलता। जैसे मैं कहूं कि इनिशियली मेरे पास में 50,000 रुपए हैं, तो अब टाइम के साथ या तो इससे ज्यादा होंगे या इससे क्या होंगे, कम। मैं कह रहा हूं इनिशियल मेरे पास में 50,000 रुपए थे, तो 2 दिन बाद कितने होंगे, तो या तो इससे ज्यादा होंगे और या फिर इससे, इनिशियल वैल्यू तो 50,000 है ना, तो इनिशियल वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, इसलिए इसको बाहर कर देना चाहिए। अब आसानी से इंटीग्रेशन हो गया। ये देखो क्या बन गया, ये बन गया डिस्प्लेसमेंट, बना ना, तो यहां पे लिख दिया डिस्प्लेसमेंट, ऊपर वेक्टर लगा दिया, यहां से ये u और इंटीग्रेशन t 0 से t, और यहां पर a और t dt का इंटीग्रेशन t²/2 0 से t। जो डेरिवेशन हमें करना है उसमें डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखा गया है, s से, आप भी s से लिख लो, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे s लिख दिया। ये रहा u, ये t-0 प्लस का a, यहाँ पे लिमिट्स लगा दो, t² माइनस का 0/2, लिमिट्स तो लगा लेते हो ना, लिमिट्स लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, पक्का, सभी मैथमेटिशियन है इस क्लास में, और क्लास को देखते हुए तो ये सब चीजें आपको पता ही है। हाफ a t² हो गया प्रूफ, वेक्टर हटा दो, ut प्लस हाफ a t²। ठीक, अब तीसरा जो है रिजल्ट वो क्या है, v² = u² प्लस 2as, ये करना है। तो इन सब में जो अभी आपने किया है सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, और फिर सेकेंड नंबर पे इंपॉर्टेंट ये वाला, जो पहले वाला है वो सबसे कम इंपॉर्टेंट है। तो v² = u² प्लस 2s कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट उठाया, a बराबर dv/dt, ये कॉन्सेप्ट उठाया, ठीक है। कहीं कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। अब हमने क्या किया, चाहो तो वेक्टर हटा लो, तो a बराबर हो गया dv/dt, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। फिर हमने क्या किया, इनटू में मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी ds ले गए, नीचे भी ds ले गए। हम क्वेश्चन के हिसाब से अपना दिमाग चेंज कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने s को क्या कहा है, डिस्प्लेसमेंट, तो ds क्या है, छोटा डिस्प्लेसमेंट। ये पता ना कि अगर l फॉर लेंथ है तो dl माने क्या है, छोटी सी लेंथ, t माने टाइम है तो dt माने क्या है, छोटा सा टाइम। तो इसलिए मैंने ds से ऊपर नीचे क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और फिर इनको एक साथ सेट किया, तो ये आ गया dv/ds, और इनको एक साथ सेट कर लिया, ये बन गया ds/dt। इतनी बात क्लियर। अब आप देखिए ds/dt क्या बन गया, ds माने डिस्प्लेसमेंट, dt माने टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बन गया, वेलोसिटी, और ये बन गया dv/ds। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस रिजल्ट की खास बात ये है कि मैंने इसमें से टाइम देखो गायब कर दिया, कहीं टाइम दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो अगर कभी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्वेश्चन इस तरीके का हो कि v बराबर है 3x² प्लस का 2x प्लस का 9। क्वेश्चन देने वाले ने बताया कि जो v है यहाँ पर वेलोसिटी है, और जो x है यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये मत बहस करो कि डिस्प्लेसमेंट तो s होता था, कभी आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r होता था। क्वेश्चन
देने वाले ने उसको क्या लिखा है उस पर ध्यान दो। एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और पूछा जाए एक्सेलरेशन बताओ, फाइंड एक्सेलरेशन, त्वरण के बारे में पूछ लिया। अब देखो अगर वेलोसिटी का s के साथ कनेक्शन हो, v फॉर क्या है वेलोसिटी, s माने क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सेलरेशन निकालने का फंडा ही है। तो पहले क्या निकालें, dv/ds निकालें। तो हमने यहाँ पर dv/ds निकाला। जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें चेंजेस देख लो। हमें dv/ds निकालना है, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है x, तो क्या बन जाएगा dv/dx। यहाँ पे हमने dv/dx निकाला, निकालेंगे तो कितना आएगा 6x प्लस का आएगा। अब a फॉर एक्सेलरेशन, तो a फॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू है v dv/dx। s माने डिस्प्लेसमेंट है हमारे लिए, s माने डिस्प्लेसमेंट है हमारे लिए, बट क्वेश्चन में हमसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को क्या समझो, x समझो। तो a बराबर, अब v की वैल्यू ये रही 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 9 और dv/dx कितना आ गया 6x प्लस 2, ये हो गया आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने निकाल लिया। अब जब ये रिजल्ट आ गया तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा v dv, इधर आ जाएगा a ds, यहां तक अब इंटीग्रेट कर लिया v dv और इंटीग्रेशन k ds, फिर एक स्टेप और v dv, a बाहर क्यों गया वजह पता चल गई, क्योंकि a कैसा है कांस्टेंट। अब देखिए ds लगा है डिस्प्लेसमेंट, पहले डिस्प्लेसमेंट कितना था 0, अगर आप कहते हो तो अभी जो है जब डिस्प्लेसमेंट पहले 0 था तो उस समय वेलोसिटी कितनी थी u थी, उस समय वेलोसिटी कितनी थी u थी। फिर डिस्प्लेसमेंट 0 से बढ़ के क्या हो गया s हो गया, तो वेलोसिटी u से बदल के क्या हो गई v हो। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, कितना आएगा v²/2, लिमिट्स क्या लगेंगी u से v, और ये a इसका कर लो s, ये लिमिट्स क्या लगेंगी 0 से s। लिमिट्स रख दो भाई, पहले फाइनल वाली वैल्यू v² माइनस u², नीचे 2 जैसा था वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर a s माइनस 0, तो देखो v² माइनस u² इज इक्वल टू आ गया 2as, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as आ गया। नोट कर लो, पहले ये इस क्वेश्चन को लास्ट में नोट करिएगा, इधर वाला फिर ये सेकेंड नंबर, फिर लास्ट में वो क्वेश्चन। अब आगे बढ़े तो आप पहले मुझे इनर्शिया का मतलब बता दो। इनर्शिया जड़त्व, क्या मतलब, इसका मतलब होता है विरोध करना, विरोध करना। इनर्शिया मतलब विरोध करना, किसका विरोध करना, तो विरोध करना अवस्था, अवस्था यानी स्टेट, जो जिसकी जैसी अवस्था है तो उसमें विरोध होता है अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए ये एक कार है और ये चल रही है, तो अगर ये चल रही है और आपने कहा कि इसकी स्टेट क्या है, तो मैंने कहा इसकी स्टेट है स्टेट ऑफ मोशन। चलती हुई कार के बारे में जब मुझसे अवस्था के बारे में पूछा जाएगा तो मैं बताऊंगा गति की अवस्था है, स्टेट ऑफ मोशन है। तो इसका जो स्टेट है वो गति है, मोशन है, और मैंने कहा कि अब मुझे इसको रोकना है, तो ये रुकने का क्या करेगा, विरोध करेगा।
रोकने के लिए मुझे ताकत लगानी पड़ेगी, चाहे वो ताकत मसल पावर हो या फिर ब्रेक वगैरह लगाना हो। ब्रेक क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि ये रुकना नहीं चाहिए। तो जब हम इसके स्टेट में चेंज कर रहे हैं तो मुझे एफर्ट्स लगाना पड़ रहा है, प्रयास करना पड़ रहा है। इससे ये पता चलता है कि ये हमारी उस चाहत का, हमारी उस जो मेरी मेंटलिटी है उसका ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। और फिर एक एग्जांपल लेते हैं कि ये कोई ट्रक है और ये जो ट्रक है ये रेस्ट में रुका हुआ है। इसका स्टेट कैसा है? स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट। और स्टेट ऑफ रेस्ट को हम लोग बोलेंगे विरामावस्था, विरामावस्था। इसका स्टेट कैसा है? रेस्ट वाला। हमने कहा इसको चलाना है, चलाने के लिए फिर से ताकत लगानी पड़ेगी। तो जो एफर्ट्स लगाना पड़ा, जो प्रयास करना पड़ा, उससे ये पता चलता है ये अपने स्टेट में चेंज होना नहीं चाहेगा। तो इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है, वो गुण होता है जिसका काम है स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करना। जो जिसकी अवस्था है उस अवस्था में अगर परिवर्तन करोगे तो ये उसका क्या करेगा? अपोज करेगा। अगर ये कामयाब हो जाएगा, अगर ये इनर्शिया कामयाब हो जाएगा तो स्टेट बदलेगी नहीं। जैसे ये गति की अवस्था है और गति की अवस्था है, हमने इसको रोकने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ द मसल पावर। तो हमने इसको रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए, यानी कि जो मेरा प्रयास था वो कैसा हो गया? असफल हो गया। इनर्शिया जीत गया। इनर्शिया की चाहत कैसी थी? मोशन मेंटेन कराने, तो वो जीत गया। और अगर हम जीत जाएंगे तो हमें कुछ लगाना पड़ेगा, कुछ खर्च करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इससे भी पता चलता है कि उसने अपोज तो किया है लेकिन फाइनली हम जीते हैं। बात समझो कि अगर कोई चेंज करना चाहता है तो 100% इनर्शिया उससे क्या करता है? लड़ता है। अगर इनर्शिया जीतता तो चेंज नहीं होगा, अगर तुम जीते तो चेंज हो जाएगा, लेकिन इनर्शिया लड़ेगा जरूर। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया का काम क्या है? तो हमें पता चल चुका है इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका काम है अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करना। दो तरीके की अवस्थाएं होती हैं, स्टेट ऑफ मोशन गति की अवस्था और स्टेट ऑफ रेस्ट विराम अवस्था। और इसमें होने वाले चेंज का ये क्या करता है? विरोध करता है। हेडिंग आपकी होगी इनर्शिया, हिंदी में जड़त्व। इनर्शिया हिंदी में जड़त्व। लिखे इनर्शिया इज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हिंदी में गुण। इनर्शिया इज प्रॉपर्टी which means जो कि, which always हमेशा, which always opposes माने विरोध करना, which always opposes inertia is a property which always opposes change in state, अवस्था में परिवर्तन का, which always opposes changes in state, changes in state की हिंदी होगी अवस्था परिवर्तन। Inertia is property which always opposes changes in state, changes in state। अब दो तरीके की स्टेट होगी, स्टेट ऑफ मोशन और क्या होगी? स्टेट ऑफ रेस्ट।
अच्छा, अगर स्टेट ऑफ मोशन की आप बात कर रहे हो तो इनर्शिया को क्या कहा जाएगा? इनर्शिया को क्या कहा जाएगा? मोशन वाला इनर्शिया। अगर आप स्टेट ऑफ रेस्ट की बात कर रहे हो तो इनर्शिया को क्या कहा जाएगा? रेस्ट वाला इनर्शिया। तो यहां पर आप नेक्स्ट लाइन पर आइए। नेक्स्ट लाइन पर, फॉर स्टेट ऑफ मोशन, फॉर स्टेट ऑफ मोशन कॉमा करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग मतलब सापेक्ष, इनर्शिया is called, corresponding inertia is called motion inertia, motion inertia। मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पर गति की अवस्था है तो इनर्शिया क्या चाहेगा? गति बनी रहे, वो रुके ना। और कहीं पर अगर रेस्ट की सिचुएशन है तो इनर्शिया चाहेगा रेस्ट बना रहे, वो कभी भी मोशन ना करे। तो सिमिलरली दूसरे पे आ जाओ, फॉर स्टेट ऑफ रेस्ट करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग मतलब सापेक्ष, इनर्शिया इज कॉल्ड रेस्ट इनर्शिया, रेस्ट इनर्शिया। पहले वाले की हिंदी है कि गति की अवस्था में जो सापेक्ष जड़त्व होता है उसको मोशन इनर्शिया कहा जाता है, और विरामावस्था के सापेक्ष जो इनर्शिया होता है उसको रेस्ट इनर्शिया कहा जाता है। कहीं कहीं पर लिखा होगा रेस्ट इनर्शिया का, लिखा होगा ऐसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब क्या है? रेस्ट इनर्शिया। और कहीं कहीं लिखा होगा इनर्शिया ऑफ मोशन, तो भी मतलब क्या है? मोशन इनर्शिया। दोनों के काम समझ लो। रेस्ट इनर्शिया रेस्ट में रखना चाहेगा, मोशन आने का विरोध करेगा, और मोशन इनर्शिया मोशन में रखना चाहेगा, रोकने का क्या करेगा? विरोध करेगा। ठीक है ना? तो जब हम इनर्शिया की बात कर लेते हैं तो इनर्शिया का मतलब है प्रॉपर्टी जो स्टेट ऑफ मोशन का क्या करती है? अपोज करती है। और जब आप उसमें चेंज करना चाहते हो, अब जैसे मान लीजिए कि रेस्ट है, ये किताब यहाँ पर रखी हुई है, हम स्टेट को चेंज ही नहीं करेंगे तो इनर्शिया की बात नहीं होगी। जब आप चेंज करोगे स्टेट में तो फिर इनर्शिया की बात होगी। और यही जो सारी इनर्शिया की बातें हैं ये न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन में क्या बनता है? पहला नियम। तो अगर पहला नियम पूछा जाए इनर्शिया के बारे में बता देना, कहीं लिख लो अपनी कॉपी में, RW डाल करके रफ कर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की प्रॉब्लम, RW रफ कर डाल के लिख लो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की प्रॉब्लम में फर्स्ट लॉ पूछा जाए, फर्स्ट लॉ पूछा जाए, फर्स्ट लॉ पूछा जाए, फर्स्ट लॉ को अंडरलाइन कर लो, तो आंसर में इनर्शिया की बात करनी है। तो आंसर में इनर्शिया की बात करनी है। तो जो आंसर आप दोगे बस इनर्शिया के बारे में जो जानते हो बता देना। आंसर में इनर्शिया की बात करनी है। कहते हैं कि स्टेट का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, बस इनर्शिया जो आपने जितना भी इनर्शिया में पढ़ा, क्या पढ़ा आपने? इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिसका काम है स्टेट में होने वाले परिवर्तन का विरोध करना, और बाकी ये दो बातें, ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया।
अब न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द्वितीय नियम क्या है? तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि संवेग क्या होता है। जानते हैं वैसे आप लोग? संवेग को लीनियर मोमेंटम कहते हैं, लीनियर मोमेंटम P से लिखते हैं और आंसर होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम मास को m से लिखें, वेलोसिटी को v से लिखें, तो ये रिजल्ट हो गया संवेग का। और P में अगर वेक्टर लगा दे तो वेलोसिटी में भी क्या लग जाएगा? वेक्टर लग जाएगा, मोमेंटम। और आपको ये भी पता है कि जब हम कहते हैं दर, इंग्लिश में रेट, इसका मतलब होता है समय से भाग हो जाना, समय से डिवाइड होना। जैसे मास में समय से डिवाइड कर दो तो क्या कहलाएगा? मास की दर। किसी में भी समय से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाता है? दर। जैसे यहां पर एक स्टेटमेंट आ रहा है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम तो डीपी हो गया, डेल्टा लगा के मत लिखो इस क्लास में। भाई चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हो गया? डीपी या डेल्टा भी लिख सकते हो तुम। और रेट का मतलब क्या है? टाइम से डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा? नीचे डीपी। तो भाई डीपी बाई डीटी को क्या पढ़ते हैं? संवेग परिवर्तन की दर। हिंदी में पढ़ते हैं संवेग परिवर्तन की दर, हिंदी में रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। क्लियर है बात? तो न्यूटन के सेकेंड लॉ ने बस यही कहा कि जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वो लगने वाले बल के बराबर होती है, यानी संवेग परिवर्तन की दर बराबर लगने वाला बल। तो न्यूटन ने कहा कि फोर्स कैपिटल F इज इक्वल टू संवेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये न्यूटन ने कहा कि जब कभी भी आप ये देखेंगे कि मोमेंटम में जो चेंज का रेट है, संवेग परिवर्तन की जो दर है, वो हमेशा फोर्स के बराबर होगी। यानी F बराबर क्या हो गया? dp बाई dt। वेक्टर में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ठीक है? तो जब आपसे कहा जाए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, सारी बातें कर लो और अभी आगे मूव करते हैं। एक्चुअली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको मोमेंटम नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? इतनी बात। और आगे बढ़ते हैं। F बराबर है dp बाई dt, dt और p की जगह पे क्या लिख दिया? m। ये ना, अब जरा हिम्मत देखिए क्या करना है। m को बाहर निकालना, क्या सोच के बाहर निकालना? कि मास कांस्टेंट है, अदरवाइज ये बाहर नहीं होगा। अगर मास m कांस्टेंट है, देखो रॉकेट के केस में हम m को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। रॉकेट जब चलता है तो थोड़ी देर बाद इसका ये हिस्सा खत्म, मास बदल जाता है, और ऊपर जाता है तो फिर से मास खत्म। धीमे धीमे रॉकेट के केस में मास कैसा होता रहता है? कम होता रहता है। तो अगर समय के साथ में मास बदलेगा तो क्या मास को कांस्टेंट कर सकते हैं ना? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बात कि ये जो किया गया है ये तभी हो सकता है जब मास कैसा हो? कांस्टेंट। अदरवाइज मास अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये बाहर नहीं निकलेगा। अब जब मास कांस्टेंट नहीं होगा और ये बाहर नहीं निकलेगा तो ये कैसा बन जाएगा? जरा ध्यान दें। F इज इक्वल टू है d dt और m इंटू v। मास कांस्टेंट नहीं है, मास इज नॉट कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो अब क्या करें? तो अब तो फिर मास बाहर तो निकल नहीं पाएगा, तो क्या होगा? पहला वाला और ddT किसका?
दूसरे वाले का प्लस दूसरा वाला और डी डी टी किसका, पहले वाले। अब ये सिचुएशन हो गई, ठीक है। लेकिन अगर मास कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिया, यहां से F इज इक्वल टू हो गया m और dv अपॉन dt क्या है, एक्सेलरेशन, क्योंकि a बराबर क्या था, dv अपॉन। बिना वेक्टर के लिखोगे F बराबर m। याद रखो कि F बराबर m तब मिलता है जब मास कैसा हो, कांस्टेंट। ये आपका सेकंड लॉ। थर्ड लॉ क्या है न्यूटन का, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर उतना ही फोर्स लगाती है, लेकिन डायरेक्शन में कैसे, अपोजिट। इसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नाम है एक्शन रिएक्शन नियम, लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ। क्या है, फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक क्रिया के लिए, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, इक्वल रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक क्रिया के लिए, इसकी हिंदी होगी प्रत्येक क्रिया के लिए, देयर इज ऑलवेज, सदैव, अपोजिट मतलब उल्टा, इक्वल मतलब बराबर, रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन के लिए जब जब एक्शन होगा हमेशा उसके अपोज में बराबर वैल्यू का क्या होगा, रिएक्शन। ये थर्ड लॉ टोटल एक्शन रिएक्शन लॉ। यहां से स्टार्ट करिएगा। ये तब जब मास कह रहा है कि हम कांस्टेंट नहीं है, और ये तब जब कह रहा है मास की हम तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मास के लिए F बराबर m है, अदरवाइज F बराबर dp by dt, और dp by dt को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ddx में अगर दो लोग हैं तो ये तो सभी को पता ही है, ddx में दो लोग हैं इन दो में, तो फर्स्ट वाला ddx ऑफ सेकेंड वाला प्लस सेकेंड वाला ddx ऑफ फर्स्ट वाला। तो वही यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड का फंडा लगाया गया है। फर्स्ट वाला ddt ऑफ सेकेंड वाला प्लस सेकेंड वाला ddt ऑफ फर्स्ट वाला।